वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के मुताबिक जो फंड्स रखने चाहिए थे वो मौजूद नहीं है। मैं वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वजीर आजम के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। और अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। जलसों के अंदर जब आपस में तनकीद की जाएगी तो उससे सियासी बेयकीनी पैदा होती है। काबीना के अंदर बैठकर बातें करनी चाहिए। हमें आपस में एक दूसरे के खिलाफ नया फ्रंट खोलने से परहेज करना चाहिए। हम इलेक्शन जरूर चाहते हैं, लेकिन हम इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद वाला इलेक्शन भी नहीं चाहते। जो इस वक्त पंजाब में आप कर रहे हैं, जो कुछ गैर यकीनी या बेयकीनी की सूरत हाल है, मतलब ये नहीं है कि हमको गूंगे बह रहे हैं या हमें नजर नहीं आ रहा। तसी चाहते हैं कि गल बधाओ ना, वरना गल बध जाएगी। 16 दिसंबर 1971 को कायद का पाकिस्तान दो लख्त हो गया। तारीख के सबसे बड़े हादसे से अभी तक हमने सबक हासिल नहीं किया। आज भी अगर हम इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे की टांगे न खींचें और इल्जामात के तीर न बरसाएं, तो बहुत जल्द दुनिया में पाकिस्तान का मुकाम बुलंद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यूं महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद तकरीबन टूट चुका है और किसी वक्त भी यह ऐलान हो सकता है। और उसके बाद जो चेयरमैन पीटीआई और जो पीडीएम के साथ मामला चल रहे थे, अब वो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान चलना शुरू हो जाए। बयानबाजी स्टार्ट हो चुकी है। आने वाले दिनों में इन बयानों में से क्या चीज निकलती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त, और हर शख्स इस सवाल का जवाब चाहता है। ये यकीनन हमारा आज का मौजू होगा, लेकिन हम उस पर बात करने से पहले जो यूनान के समंदरी हदूद के अंदर जो एक अफसोसनाक वाकया हुआ, इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ, जिसमें 400 पाकिस्तानी नौजवान इस वक्त हलाक हो चुके हैं, और एक ऐसा अलमिया है जिसपे पूरा पाकिस्तान इस वक्त सोगवार भी है, और शायद ही पाकिस्तान को कोई इलाका होगा जिसमें लोग हैरत से और अफसोस से एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे। तो ये जो हादसा हुआ है ये बहुत कुछ बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर से नौजवान क्यों भाग रहे हैं, और जब वो भाग रहे हैं तो बाहर की दुनिया उन्हें क्यों एक्सेप्ट नहीं करती। फिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो रवैया है वो भी इंतहाई अफसोसनाक है कि बजाय इस पे कि कोई एक सॉलिड एक्शन लिया जाए, अभी सिर्फ एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी जो है रिपोर्ट खेल रही है। मेरा ख्याल यह है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान अब भी नहीं जागती और रियासत अब भी कोई इस पर बड़ा फैसला नहीं करती, तो पाकिस्तान शायद आने वाले दिनों में इस किस्म के कई अलमिये देखने पर मजबूर हो जाए। तो मैं सबसे पहले मेहमानों का तारुफ कराऊंगा और उसके बाद फिर मामला लेके चलते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पीटीआई के रहनुमा भी हैं और सीनियर वकील भी हैं, और शजील मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया लाहौर में, कराची में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। अगर आप इजाजत दें तो शजील मेमन साहब से स्टार्ट कर लूं। मेमन साहब अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइएगा सर, ये अगर कोई इख्तलाफ है और सैलाब के मुतासरीन को ज़ाहिर इमदाद तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये सारे इशूज आपको कैबिनेट के अंदर डिस्कस करने चाहिए थे। जिस तरह चेयरमैन साहब ने ओपनली बात की और उसके बाद जिस तरह बयानबाजी स्टार्ट हो गई, तो यूं महसूस होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस इत्तेहाद को बचाना चाहती है, आप इसको तोड़ना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जावेद साहब। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई, मैं अगर इंप्रेशन आ रहा है तो इंप्रेशन नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हकीकत यह है कि जी इस वक्त पाकिस्तान की जो पिछले साल सैलाब गुजरे हैं और जिसको सब ने देखा, हमने तो अभी तक भुगत रहे हैं, देख रहे हैं कि सिर्फ 21 लाख से हुकूमत ने कहा कि लोगों को घर बना के देंगे और लोगों को, किसानों को जो है वो अनाज के पैसे भी और बीज के पैसे भी, खाद के पैसे सबसे हुकूमत कर रही है, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कर रही है। एक स्कीम अप्रूव हुई है, वर्ल्ड बैंक ने उस पर अपना शेयर डाला है, फेडरल गवर्नमेंट ने अपना शेयर डालना है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डालना है। और प्राइम मिनिस्टर साहब इज वेरी काइंड, वो आए यहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3-4 दफा सैलाब ज़दगान से मुलाकात की, उनकी वो एक कमिटमेंट थी कि वो चीजें करनी है। जहां तक आपकी बात है, यस, कैबिनेट पे पीपल्स पार्टी के फेडरल मिनिस्टर ने चीजें उठाई हैं, वजीर आला साहब ने पर्सनली एनईसी की मीटिंग्स में ये चीजें उठाई हैं। शिकायत सिर्फ ये थी कि ये चीजें जो है वो टाइमली हो जाती, लेकिन खैर चेयरमैन साहब ने एक अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के वोटों से चेयरमैन, और उनको पता है कि उनकी पार्टी जो है उन्होंने जब अंदर भी हुई ये बात की थी, उन्होंने देखा उन्होंने से शिकायत की आपके वजीर जो हैं वो एक आपके अजय मेमन साहब, देखिए मेमन साहब, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि सैलाब इंतहाई खौफनाक था, बहुत बड़े लेवल पे तबाही आई,
और एक तखमीना यह भी है कि उसमें $16.5 बिलियन चाहिए उसको रिकवर करने के लिए, बहाली के लिए। और हुकूमत पाकिस्तान को, वफाक को आपका शेयर देना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। और इस शेयर के लिए हम सब ये चाहते हैं कि इमीडिएटली गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए लोगों को। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि सैलाब को आए हुए 1 साल हो गया और इस दौरान बेशुमार आपकी टॉक चलती रही नून लीग के दरमियान, अब आप उस कैबिनेट का हिस्सा भी हैं, रोज आपकी मीटिंग भी होती रही है। तो ये साल बाद आपको मुतासिर क्यों याद आए, इससे पहले याद क्यों नहीं आए? क्यों आप ये चाहते हैं कि इस बजट को हवाला बना के आप जी जनाब आपके सवाल बिल्कुल ठीक है, मैं जवाब दे दूं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोग याद दिलाते रहे चीफ मिनिस्टर साहब बहुत सारे इश्यूज में। जब बजट का अभी बुक आई ना, देखिए अभी वो बात अभी याद क्यों है वो मैं आपको वजह बताता हूं। कोई मसला नहीं कि बजट बुक में जब ये आई तो उसमें ये चीज रिफ्लेक्ट नहीं हुई जो हुई वो जो के सलाह मुतासिरीन के जो शेयर डालना है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो शुरू हो गया है, साल आ गया, आपके पास ये साल हो गया है और काम शुरू भी हो गया है। पैसे भी, क्योंकि सिंधु अपना शेयर डाल रही है, वर्ल्ड बैंक अपना शेयर डाल रही है। फेडरल गवर्नमेंट का शेयर था वो जब बजट बुक में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तब सबके जो है ना ये तो कमिटमेंट भी फेडरल गवर्नमेंट ये क्यों नहीं हुआ। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने डेफिनेटली उस चीज को रेज किया, फिर उन्होंने पार्टी ने कैबिनेट मीटिंग में भी किया। जाहिर है एक अगर कमिटमेंट करता जिस दिन बजट आना आपने उसी दिन शोर मचाना है ना। बजट से पहले तो आप तक आपकी कमिटमेंट थी तो आपको शोर मचना ही नहीं था। तो जब आपके सामने जिस दिन आएगी आप उसी दिन से चलाना शुरू करेंगे ना। तो आपका ख्याल ये है कि आपके साथ वादा खिलाफी हुई या धोखा किया गया या ज्यादती की गई? सर मैं ना ही इसको धोखा कहूंगा, खुदा ना खासा कोई धोखा नहीं है ये। मैं ये कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अहकाम दिए। देखिए असल में होता है कि हमें भी कभी कभी जो है ना अपने बॉसेस अहकाम देते हैं, चीफ मिनिस्टर अहकाम देते हैं, हम लोग उनको चीजों को पूरा भी करते हैं। कभी कभी इंसान जो है ना अपने आप को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझता है। मैं समझता हूँ कि उनकी काबिना के किसी वजीर ने कहा चलो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया तो कह दिया, फिलहाल हम जो है इसको फिलहाल ड्रॉप करते हैं। आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? मैं ये बात कहता हूँ कि जी देखें, एक इंसान है, उसकी मुख्तलिफ औलाद होती है। आपके पास जब किसी को इमरजेंसी हो सबसे ज्यादा आप उसी के ऊपर खर्चा करोगे ना। कोई अगर बीमार होगा तो आप उस पर खर्चा करोगे ना। आपका कुछ भी बजट हो, आपको कितनी भी प्रायोरिटीज हो, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जो लोग उस वक्त बेयार और मददगार अपने घरों के बगैर रह रहे हैं, आपको सबसे पहले उनको ध्यान देना है। आपने बाकी किसी की सड़क बाद में बनानी है, आपने किसी की बिल्डिंग बाद में बनानी है। एक प्राइम मिनिस्टर है जिसके बारे में बिलावल साहब का ये कहना है कि उनकी नीयत के ऊपर कोई एतराज नहीं किया जा सकता। दूसरे इसाक डार साहब हैं जिन्होंने बजट बनाया। तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर को उससे फहरिस्त से निकाल रहे हैं तो फिर इसाक डार साहब बचते हैं। आपका ख्याल ये कि इसाक डार साहब ने ये ज्यादती की आपके साथ? देखिए मैं कोई सख्त बात नहीं करता, लेकिन इसाक डार साहब से ये शिकायत है जरूर थी कि जब अगर प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टिव दे दिए, प्राइम मिनिस्टर क्या क्या गया अभी मैं आपको छोटी बात बता दूं। प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ दिन पहले आए थे K4 के इफ्ताह के लिए, 17.5 अरब रुपए की कमिटमेंट हुई, ठीक है, 17.5 अरब रुपए कराची के K4 पानी के स्कीम में दिए जाएंगे। बजट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं 15 अरब, 2.5 अरब रुपए उसमें कटौती दी गई। मतलब कितने दिनों की बात है। प्राइम मिनिस्टर अभी तो मतलब ये शिकायतें सूबों के दरमियान, वफाक के दरमियान चलती रहती हैं। हमें बहुत ज्यादा हमने मुख्तलिफ चीजों पर हमने एतराज किया। जब सेंसस हो रहे थे हमें वहां पे एतराज थे। मैं उन सेंसस की मीटिंग में खुद हिस्सा रहा हूँ जिसमें मैं एहसान इकबाल साहब को कहते गए कि जी गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, हमें एक्सेस नहीं दिया जा रहा। पहले वो नहीं मान रहे थे, फिर मानना शुरू किया, फिर आखिर में जो है उन्होंने उसको एक्सटेंशन करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? कि जब हमने कहा कि यार ये जावेद साहब देखिए बात सुने, शिकायत अगर मेरी, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा, उसमें बता दिया कि मेरी शिकायत, मेरी पार्टी की शिकायत या हमारी सिंध हुकूमत की शिकायत सही है या गलत है। ये जहन कहीं कबूल कर रहा था कि जी बलूचिस्तान की पॉपुलेशन 50% बढ़ गई, चलो बढ़ती जाए, कोई मसला नहीं है। KPK की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, सबकी बढ़ रही है, और कराची की पॉपुलेशन गिर रही है। मतलब ये आपका अगर जहन काम कर सकता है, आप एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका जहन ये काम, ठीक है, आपकी ग्रीवेंसेस हैं और उसको गवर्नमेंट को वज़ीर साहब को उसे बाकायदा एड्रेस करना चाहिए। मैं आपका नुक्ता समझ गया। डॉक्टर साहब ये क्यों अपने इत्तेहादियों के साथ आप इस तरह कर रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मैं समझता हूँ कि जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो रही है ये वो मौज़ूआत हैं जो ज़ाहिर है कोalition गवर्नमेंट है और 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है। ये सारे मामला कैबिनेट में बैठ के और इत्तेहादी जमातें वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठ के तय करती रही हैं और उसी लेवल के ऊपर ये हल होने चाहिए। ये TV टॉक शोज़ की जीनत बने और TV टॉक शो में बैठ के इसके ऊपर गुफ्तगू हो, मैं ज़ाती तौर पर इसके हक़ में नहीं हूँ। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई खदशात हैं किसी भी हवाले से हैं या हमारे इत्तेहादी कोई और भी अगर जमात है उसके खदशात हैं, माज़ी करीब में आप देखें कि MQM के कुछ खदशात थे और बाकायदा बुला के उनकी बात सुनी गई, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए। तो
ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हल ना होने वाली हो या इसमें कोई ऐसी चीज हो जो नाकाबिले अमल हो। तो आपका ख्याल है बिलावल साहब को पब्लिकली नहीं कहना चाहिए था ये, या पीपल्स पार्टी को पब्लिकली ये नहीं करना? नहीं, पब्लिकली भी गिले होते रहते हैं, लीडर्स बात कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो सिलसिला शुरू हो जाता है ये बहस मुबाहिसे का, जैसे आज आपने अपने प्रोग्राम में शुरू किया हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। तो अब इसाक डार साहब को भी ये नहीं करना चाहिए। उनके अगर फर्ज करें पानी का इशू है, सीरियस इशू है कराची का, जब आपने कमिटमेंट की 17.5 अरब रुपए की और उसको आपने 15 अरब रुपए में कन्वर्ट कर दिया अचानक बगैर उनकी कंसेंट के, फिर जो मरदमशुमारी के ऊपर उनकी रिजर्वेशन है आपको एड्रेस करना चाहिए था। फिर इस तरह अगर सैलाब ज़दगान मुतासर हैं वहां पर, तो साल हो गया आपने उनको पैसे नहीं दिए, तो बात तो करनी चाहिए थी आपको। नहीं, ये जो मामलात हैं ये सारे संजीदा मामलात हैं और इसके ऊपर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ये यकीनन दूर हो जाएंगे और इसमें कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि जिस पे हमारी राय कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय से मुख्तलिफ है। तो आप हम पे ना आए, अपने जो इत्तेहादियां सबसे पहले उनको राजी करें। मैं जो जलसों में कह रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है और ज्यादती कर रहे हैं, हमारे ऊपर ना आए, उनको राजी करें। हम आपके सामने तिफले मकतब हैं, जो काम आप करते हैं वो हम नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप चाय की प्याली में ना तूफान ले गए। नहीं, बिलावल भुट्टो साहब उन्होंने कहा कि हम बजट में वोट नहीं देंगे, दूसरा वो कह रहे हैं अगर हिम्मत है तो इलेक्शन करवाएं, वो तो कह रहे हैं आप भाग रहे हैं इलेक्शन से। सारा सेटल कर लेंगे, आप चाय की प्याली में तूफान ना लेके आए, हो जाएगा। अच्छा, मैंने ठीक, अब फैसला शुएब साहब से करवा लेते हैं, वो ज़ाहिर केस भुगत रहे हैं आजकल। शुएब साहब, वैसे आपसे सवाल है कि ये वाकई कोई इत्तेहाद टूट रहा है, इख्तलाफात हैं, या ये वाकई चाय की प्याली है जिसके अंदर तूफान लाया जा रहा है? लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा होता है प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शायद से ये फरमाइए, ये नूरा कुश्ती हो रही है इनकी, ये वाकई कुछ सीरियस इख्तलाफात नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, फ्रेंडली अपोजिशन है, इनका इख्तलाफ जरूर होगा, लेकिन उस वक्त जिस वक्त इनको ये लगेगा कि पीटीआई खत्म हो गई है और पीटीआई के ऊपर पाबंदी लग गई है, पीटीआई इलेक्शन से भाग गई है, या पीटीआई के लोगों को उठा लिया गया है, या पीटीआई के कैंडिडेट्स को उठा लिया गया, उनको प्रोसेस से निकाल दिया गया, फिर इनकी रियल अपोजिशन शुरू होगी। इस वक्त कोई रियल अपोजिशन नहीं है। इमरान खान के डर से इन्होंने इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे, इनके मफादात इकट्ठे हैं। ये सिर्फ शो करेंगे पब्लिक में, क्योंकि ज़ाहिर इन्होंने अलग अलग इलेक्शन लड़ना है, ये शो करेंगे कि जनाब हमारा सीरियस इख्तलाफ शुरू हो गया और इलेक्शन मोड में चले गए, इलेक्शन मोड में चले गए हैं। और सीरियस इख्तलाफ, आपने बड़ी अच्छी बात की भाई, 1 साल से सैलाब आया और वहां रिहेबिलिटेशन की इनिशियल जरूरत थी और बहुत ज्यादा जरूरत थी, पैसे मिले नहीं मिले, कितना क्या हुआ, और बजट में पैसे नहीं रखे, तो अब आज तो कोई चीज नहीं रखी। तो बात यह है कि पूरा साल तो आपने एक लफ्ज नहीं बोला, ना आपने कहा इस साल हमें ये जरूरत है, ना कोई गिला शिकवा किया, ना कुछ किया। ये बात भी बड़ी रीजनेबल है कि बात यह है कि आप कैबिनेट के इस वक्त भी मेंबर हैं, आपने रिजाइन नहीं किया, तो आप कैबिनेट में बैठे, आप प्राइम मिनिस्टर कोई आपसे दूर नहीं है, आपके बगैर एक दिन गवर्नमेंट नहीं चल सकती और एक दिन असेंबली नहीं रह सकती। अगर आपके एमएनएस फारे हो गए तो आप तो जाकर के उनसे बात कर सकते हैं, उसका आपके लिए तो कोई पाबंदी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सीन क्रिएट करना था पब्लिक में, एक पब्लिक में मैसेज देना था, चूंकि ये इकट्ठे तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, इकट्ठे इलेक्शन लड़ते हैं तो वो वोट जो बाकी है एक दूसरे का वो चला जाता है पीटीआई को अगेन। तो अब तो इन्होंने अलग अलग, आपका ख्याल है ये मेरा ख्याल फ्रेंडली अपोजिशन है और एक दूसरे के साथ गिला शिकवा भी रखेंगे। ये गवर्नमेंट है, अपोजिशन नहीं है, ये गवर्नमेंट है, लेकिन मतलब फ्रेंडली अपोजिशन का सीन क्रिएट करना है ये महीने 2 महीने बाद गवर्नमेंट के अंदर रह के कि हमारे बहुत सीरियस इख्तलाफ हैं, जब कभी चाहें तो इन स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल कर सकें, अगर ना चाहें जरूरत पड़ी है कि इकट्ठे रहना है तो फिर हम जी बिल्कुल शीरो शुक्र हो जाएंगे। आपको याद होगा कि जिस वक्त ये इलेक्शन हो रहे थे 2018 के, मरियम नवाज साहबा की गुफ्तगू सुन लें कि जो वोट आप न्याजी को देंगे या जरदारी को जाएगा, ठीक है, जो वोट आप जरदारी को देंगे वो न्याजी को जाएगा, ये थे नारे इनके। उसका इंपैक्ट क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि बाद में तो जिस प्यार मोहब्बत से ये इकट्ठे बैठे हैं, तो इससे नजर आता है कि ये बातें सिर्फ सियासत की हद तक थी, ये बातें सिर्फ अपोजिशन क्रिएट करना मकसद था और इनका कोई ऐसा मकसद नहीं था कि जिसके जरिए रियली ये एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करते हूं या इख्तलाफ इनका मकसद था। तो मेरा ख्याल है कि इनका जो असल दुश्मन है वो सिर्फ एक ही है, वो है इमरान खान और पीटीआई। जब तक वो सामने खड़ा है, जब तक उसका वोटर फील्ड में मौजूद है, तब तक इनकी मजबूरी है, इन्होंने इकट्ठे हैं भी और इकट्ठे रहेंगे। ठीक, अच्छा शरीर साहब फरमाइए, सर ये सीन क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप, और अगर आपके सीरियस इख्तलाफात हैं
तो आपको या तो कैबिनेट के अंदर बात करनी चाहिए, और अगर आप कैबिनेट के अंदर बात नहीं होती आपकी तो फिर आपको कैबिनेट छोड़ देनी चाहिए, फिर आपको गवर्नमेंट से अलग हो जाना चाहिए। ये आप गवर्नमेंट के अंदर भी हैं और साथ साथ इख्तलाफ भी हैं, और ये शोएब शहनशाह साहब का नुक्ता बड़ा दिलचस्प है। वैसे जावेद साहब, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा जो शोएब साहब ने फरमाया, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि इख्तलाफात खुदा न खास्ता कोई इतने तौहीद के नहीं है। ये जरूरी है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन हम लोग आके पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री आपको पता है जावेद साहब कि हमेशा आवाम के वोटों से जीत कर आई है पीपल्स पार्टी ने। तो पीपल्स पार्टी के पास और कोई रास्ता नहीं इख्तियार में आने का या गवर्नमेंट बनाने का। तो अगर हम आवाम की बात, अगर आवाम के वोट लेकर आए ना करें तो फिर कौन करे? मतलब मिसाल के तौर पर अगर सैलाब सदगान में, मेरे हल्के में, पूरे सिंध के हर हल्के में, मैं अपने हल्के की मिसाल दूं आपको, मेरे हल्के में आप कल आए, कल मेरे मेहमान बने, मैं आपको दिखाता हूँ कितने लोगों के घर गिरे, मैं आपको पूरी फिक्र देता हूँ, और वो भी बेयारो मददगार है। लेकिन यस, सिंध गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, वहां पे पैसों की ट्रांस शुरू होगी, वर्ल्ड बैंक की शेयर दे रही है, जो फेडरल का शेयर था वो था। लेकिन अगर एक पूरा प्रोसेस कहीं पे रुक रहा है, ठीक है, तो मैं अगर मेरे हल्के के लोग, मैं कैसे हल्के में जाऊंगा, और मैं वोटों के लिए ना भी जाऊं, एज ए इंसान मैं देखूं कि जी मेरे हल्के के लोग अगर बेयारो मददगार बैठे, बगैर छत के बैठे, तो मेरा फर्ज है कि मैं हुकूमत को बोलूं। हुकूमत को एक दफा बोलूंगा, 2 दफा बोलूंगा, 3 दफा बोलूंगा, 4थी दफा भी कोई खुदा ना खास्ता कोई हुकूमत कोई थ्रेट बड़ा नहीं आया। ये कहा गया कि जी बराए मेहरबानी अभी मसला हमारा हल करें, पहले हम आपको गवर्नमेंट हैं सर, आप गवर्नमेंट से मुतालबा नहीं कर रहे, आप गवर्नमेंट हैं सर, आप इत्तेहादी हैं, बहुत बड़े इत्तेहादी हैं, तो आप अपनी हुकूमत से कैसे मुतालबा कर सकते हैं? मैं आपको वही कह रहा हूँ कि हमने क्या किया, हम अपने प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा कर रहे थे ना, हम जो किस कॉलिशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे मुतालबा किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब हम उनसे शिकायत भी करें, मुतालबा भी करें कि आपको हमने 10 दफा शिकायत की, उसके बावजूद आपका फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है वो आपकी बात नहीं मान रहे। आपने बिलावल साहब के जुमले सुने अपने, क्या कि आपके फाइनेंस, आपके वजीर जो है वो आपके बात पे, आपके कमिटमेंट को नहीं मान रहे। उन्होंने ये शिकायत की, शिकवा किया, और शिकायत भी अपनों से ही की जाती है, शिकायत किसी और से नहीं की जाती। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो उससे पहले हुआ सेंसस पे, मुझे याद है कराची की तकरीब भी बिलावल साहब ने उसमें बहुत सख्त बात की थी, सिर्फ सख्त बात की थी। अब वो कह जी कि अगर मुझे आपको गिनने के लिए तैयार नहीं है, मेरी मतलब मैं क्या, अगर दुनिया के किसी भी बेवकूफ तरीन आदमी को बिठा दें, वो कहें कि जी हर पूरे मुल्क में हर जगह पॉपुलेशन बढ़ रही है, सिर्फ कराची की पॉपुलेशन कम हो रही है, उस शहर की बात करें जिसमें पूरे पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस, रोजाना की तादाद में हजारों लोग आते हैं रोजगार के लिए, अगर इस तरह की चीजें आएंगे। और मैं खुद एहसान इकबाल साहब के मीटिंग में रहा हूं, बड़ा एहतराम है एहसान इकबाल साहब के लिए, लेकिन उनको पता है कि हमने कितनी ग्रीवेंसेस की। मैं आपको अगर आप बोले, मैं आपको 50-500 लेटर दिखा दूं। अगर ये इंप्रेशन है खुदा न खास्ता जावेद चौधरी साहब कि अचानक कोई गेम बन रही है और उस गेम में पीपुल्स पार्टी अचानक अब लड़ाई का बहाना ढूंढ रही है, कोई झगड़े का बहाना ढूंढ रही है, इट इज नॉट देयर। मैं आपको वो लेटर दिखा सकता हूँ सेंसस से आज से 4-5 महीने पहले कितने लेटर्स लिखे हैं हमने राइटिंग में। मतलब ये चीजें सिर्फ वर्बल नहीं है कि जी मैं झूठ बोल रहा हूँ कि जी मैंने तारिक साहब को बोल दिया कि जी ये मेरी शिकायत है, तारिक साहब ने बात बोलेगी मुझे पहले तो आप बात बताइए। हमारी हर चीज राइटिंग में, हर शिकायत राइटिंग, और मैं फिर बोलूं शिकायत अपनों से की जाती है। हम अगर कोalition में अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो हमारे मैं शजीद साहब जो आपकी बात से अंदाजा लगा सका हूं कि 2 मिनिस्टर हैं जिनसे आप मुतमईन हैं, एहसन इकबाल साहब से, उन्होंने कराची की आबादी कम कर दी और आपका ख्याल ये है कि आबादी ज्यादा है, और जानबूझ के एहसन इकबाल साहब ने किया। और दूसरा वजीर खजाना है जिन्होंने, एक आखिरी मिसाल दूं आपको, अगर आप दूसरा वजीर खजाना, जी फरमाइए सर फरमाइए। जब तक ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब ने सिंध में एक भी स्कीम नहीं दी, ठीक है। जब जैसे ही हुकूमत आई तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कहा कि जी हमारे साथ ये जाती है, बजट बुक देख लें, एक स्कीम भी नहीं रखी कि जी हमारे लिए कोई स्कीम रख लें। उन्होंने 2 इरिगेशन की स्कीम रखी, 4 हाईवेज की स्कीम रख दी, ये इसके लिए हम पैसे भी देंगे, ठीक है। जब बजट रिफ्लेक्ट हुआ लास्ट वाला, उसमें जो है वो 4 जो मैंने बताया कि रोडों की स्कीम थी, उसमें 1 पैसा नहीं रखा गया। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया हमें करना है, एहसान इकबाल साहब ने 1 रुपया नहीं रखा। पता चला कि उन्होंने नारोवाल की स्कीम के लिए पैसे रख दिए। तो ज़ाहिर मेरी शिकायत बनती है कि भाई कि अगर एहसान इकबाल साहब के लिए नारोवाल इंपॉर्टेंट है तो मेरे लिए पूरा सूबा भी इंपॉर्टेंट है ना। और बात देखिए हम सूबों में फिर दोबारा बात, और इसकी ये बात आज मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही है कि एहसान इकबाल साहब अगर आप नारोवाल से बाहर निकले, अब हमारे काबिल एहतराम है, आप पूरे पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं प्लानिंग के, आप सिर्फ नारोवाल के मिनिस्टर नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान, हमें कोई एतराज नहीं। अल्लाह करे आप नारोवाल को जो है वो आप 10 अरब रुपए दे दें, लेकिन अगर मेरा कुछ शेयर बनता है तो मुझे वो दे दें। और ये चीजें मतलब ये बात, ये फिर मैं बोलूं, ये मैं तारिक फजल के हिसाब से मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूं, ये चीजें टीवी पे लाने के लिए नहीं है, ये चीजें कैबिनेट मीटिंग बतानी, कैबिनेट मीटिंग में, पर्सनल मीटिंग में, प्राइवेट मीटिंग में, पॉलिटिकल मीटिंग में ये बातें उठाई गई हैं। उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाँ कही। मैं काफी चीजें मैं खुद मुनासिब नहीं लगता, मेरी खुद
कुछ मीटिंग्स इस तरह की हुई थी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, जिसमें कुछ बात हुई थी जो हमें ठीक हो। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है। डॉक्टर साहब आपके पास सवाल छोड़ के जाके, आप इसे प्याली का तूफान कह रहे हैं, वो सीरियस इशू है और बाकायदा एहसन इकबाल साहब का नाम ले रहे हैं कि बता रहे, बार बार कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, फिर इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, लेकिन दोनों वजीर अपने प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मान रहे, तो मामला सीरियस है। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, ये बड़ा सीरियस इशू है। देखें, बाकायदा एतराजात किए जा रहे हैं, फिर आप लोगों की तरफ से रिस्पांस आ रहा है। एहसन इकबाल साहब ने रिस्पांस किया इस पे, प्राइम मिनिस्टर साहब का रिस्पांस पब्लिकली आया, फिर इसहाक डार साहब ने आज सेनेट के अंदर खड़े होकर बात की, पार्लियामेंट हाउस के अंदर खड़े होकर बात की, तो उससे आप अंदाजा करें सीरियस आप समझ रहे हैं कि ऐसे ही प्याली का तूफान खत्म हो जाएगा? तूफान खत्म होने वाला नहीं है ये? नहीं, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये कोई नॉन सीरियस इशू है। ये मैंने कहा आपके प्रोग्राम में मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि नॉन सीरियस। प्याली का तूफान क्या होता है? नहीं, प्याली का तूफान ये होता है कि एक मामला जो कि हमारे पीस पार्टी के दरमियान में है, हम उसको हल कर लेंगे। उसे पब्लिकली हल कर रहे हैं आप। टीवी टॉक शो में इसको जो ऐसे इकबाल साहब ने जलसे में बात की है कि ये कोई ऐसी इसहाक डार साहब ने पब्लिकली बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पब्लिकली की, कैबिनेट में करना चाहिए। जो उन्होंने एतराजात उठाए उनके जवाब में ये कहा गया कि हम इसको एमिकेबली सॉर्ट आउट कर लेंगे, मसले हल कर दें। इससे आगे बात है जो उनके प्रोजेक्ट से दे उनको पैसे आपको देने चाहिए, रोक क्यों बैठे? वो आपके के बगैर दे देंगे। नहीं, रोक के बैठे आज वो कह रहे हैं कि बजट पास नहीं होने देंगे हम आपका। नहीं, आप भी सिफारिशी होंगे। मैं तो चाहता हूँ मैं कराची के हर उस शख्स का मैं सिफारिशी हूँ जिसके साथ ज्यादती हो रही। बिल्कुल ज्यादती बिल्कुल भी नहीं होगी। और इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की जब तक हमारी गवर्नमेंट है, कोalition गवर्नमेंट है, वो इंतहाई हमारे काबिल एहतराम पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं, गवर्नमेंट में हमारे एलाइज हैं और इंशाल्लाह ताला। अब शजील मेमन साहब की इस बातों का जवाब देना आप। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा, शजील साहब ने उन्होंने मेरी बात की तायद की है। उन्होंने कहा 2 बातें उन्होंने की हैं, दोनों उन्होंने मेरी बातों की तायद की है। कहा मेमन साहब ने कहा है कि पहली बात तो ये कि गिले अपने से किए जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब की ये बात भी ठीक है, ये कैबिनेट से बाहर बातें आनी नहीं चाहिए थी, अपनों को और वहीं पे इसका हल निकल आना चाहिए था। अगर बाहर आ गई है तो फिर मैं समझता हूं कि उसको दोबारा कूजे में बंद कर लेंगे। अब देखिए, ये सारा इशू हुआ था बाग की सीट से। बाग के जो जिमनी इलेक्शन हुए वहां पे आपकी पार्टी ने एतराज किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली की है, वहां से मामला स्टार्ट हुआ। देखिए, अगला इलेक्शन भी जो इस वक्त हुकूमत में शामिल जमाते हैं, ऐन मुमकिन है कि ये एक इलेक्टोरल अलायंस बने, ऐन मुमकिन है कि ये इलेक्टोरल अलायंस ना बने। और अगर इलेक्टोरल अलायंस ना बना पीडीएम, तो फिर जितनी ये सारी जमातें इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, ये अपने अपने अलग मंशूर पे, अपने अपने अलग निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगी और एक दूसरे के मुकाबले में लड़ेंगी। और कुछ बयानात जो मैं समझता हूँ इजाफी हैं, वो इसलिए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जैसे ये पंजाब की बात की गई कि यहाँ पे अकरबा परवरी हो रही है और कुछ इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए गए। मेरे एक और भाई नदीम अफजल चंद साहब ने ये बयानात जो है ना, ये सिर्फ इसलिए हैं कि पीपल्स पार्टी ने वक्त से पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। वो इलेक्शन कैंपेन के बयान अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? नहीं, अभी इलेक्शन कहाँ अनाउंस हुए हैं सर? अगस्त के अंदर गवर्नमेंट, लेकिन उनका राइट है, वो 1 साल पहले अनाउंस शुरू कर दें इलेक्शन कैंपेन। मैं उन्हें रोक नहीं रहा, ना मैं कह रहा हूँ कि क्यों की है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इलेक्शन कैंपेन के बयान आते हैं। फिर शुएब साहब की बात ठीक हुई ना कि जाली लड़ाई है, इश्यूज पे लड़ाई नहीं है। जाली लड़ाई क्यों है? इलेक्शन कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन जाली होती है तो इलेक्शन कैंपेन हुई ना। फिर इशू जो रियल इशू है वो आपका मसला नहीं है। जब इलेक्शन कैंपेन होती है ना, तो उसमें फिर आप थोड़ी देर के लिए इस बात को भी जरा साइड पे कर देते हैं कि हमारे ये एलाइज भी हैं और उनका उस लिहाज से एक अलग गवर्नमेंट, आपकी फेडरल गवर्नमेंट एक अलग चीज है, अगला इलेक्शन एक अलग चीज है। अगर पीपल्स पार्टी और हमने इलेक्शन एक दूसरे मुकाबले में लड़ना है तो कुछ बयान उन्होंने दे दिए, तो क्या अर्ज है? इलेक्शन कैंपेन इलेक्शन कैंपेन चल रही है ये, तो इलेक्शन कैंपेन जो है वो ना करें। अच्छा, इलेक्शन कैंपेन के लिए सारे बयान आ रहे हैं? नहीं, ये बयान जो आ रहे हैं ये इसलिए आ रहे हैं कि उन्होंने अलग अपने प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ना है, ये उनका राइट है। यानी अगर जब इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर ना सैलाब का इशू होगा, ना कराची के पानी का इशू होगा, ना सिंध की स्कीमों का इशू होगा, फिर आप एक दूसरे के सदके वारी जाएंगे, आपको एक दूसरे को फूल पेश करेंगे। ये सियासी बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी, कैसे आ सकती? दूसरी बात यह है कि 2 अलग अलग मामलात हैं। सैलाब ज़दगाह मैं क्लियर कर देता हूं क्योंकि अब आपने बीच में लोड्स डाल ही दी है, सबको इकट्ठा कर दी है। जो सैलाब ज़दगाह के पैसे कमिटेड हैं वो
देने के हम पाबंद हैं और सर देंगे। बजट में नहीं रखे अच्छा, आपने। जो पानी के पैसे कमिटेड हैं उसके लिए हम पाबंद हैं, हम सर देंगे। कम कर दिए आपने। जो पंजाब में इल्जामात हम पे लगाए गए हैं जनाब कि ये कोई ट्रांसफर पोस्टिंग अपनी मर्जी के कर रहे हैं, हमें सब नजर आ रहा है, चंद साहब ने कहा वरना गल बच जाएगी, वो इलेक्शन बयान है। सर ट्रांसफर समझ आ रही है, हो रही है पंजाब के अलग अलग कर देता है, वो इलेक्शन बयान है जो उन्होंने कहा ना वो मुख्तारिया कल बच जाएगी, ठीक हो गया, वो सारा सियासी बयान है। शेर साहब ये फरमाइएगा सर, ये चलें इस इशू से हट के बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज बेंच बैठा था, उसने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर जो है उसको उसका फैसला होल्ड कर लिया। तो यूं महसूस होता है कि जिस तरह पिछला फैसला 184(3) के अंदर जो तरमीम थी उसके ऊपर स्टे आ गया, इसके ऊपर भी स्टे ना आ जाए कहीं। देखिए 3 चीजें हुई हैं। एक तो आप सारे दोस्तों को पता है, सारे नाजरीन को भी पता है, 1 मार्च का फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि आप डेट्स दें। डेट दे दी गई थी 30 अप्रैल की। इलेक्शन कमीशन ने डेट खुद चेंज कर दी थी 8 अक्टूबर की। उसके ऊपर दोबारा फैसला आया 4/4 का, 4/4 में फैसला कर दिया 14 मई का। 14 मई के इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की। रिव्यू पिटीशन अभी पेंडिंग थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उस वक्त बिल था, 2023 आ गया, उसको सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने 8 रुकनी बेंच ने स्टे कर दिया। ठीक हो। अब इस दौरान आर्गूमेंट शुरू हो गए इलेक्शन कमीशन की पिटीशन के ऊपर। जब आर्गूमेंट्स बिल्कुल मुकम्मल होकर आखिरी दिन था, उस दिन नया एक्ट आ गया। वो एक्ट था रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर 2023, बल्कि उस पर तो अलवी साहब ने साइन भी कर दिया। वो नया एक्ट बन गया। जो ही वो आर्गुमेंट्स कंप्लीट होने लगे तो वो एक्ट आ गया। उसके अंदर लिखा हुआ है कि लार्जर बेंच अब केस सुनेगा और उसका फैसला इस तरह किया जाएगा कि जैसे ये रिव्यू नहीं, ये अपील है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी, इस दौरान वो एक्ट भी चैलेंज हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी 2 ऑप्शन है, या तो फिर हम इसी के साथ इसका फैसला भी करेंगे। अगर हम ये फैसला करते हैं कि ये एक्ट कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है और दुरुस्त है, फिर तो इसका इंपैक्ट आएगा कि हमें लार्जर बेंच में रेफर करना पड़ेगा इस इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन को। और अगर हम ये फैसला करते हैं कि ये गैर आइनी है, जो कि आप रिव्यू को अपील नहीं बना सकते, और दूसरा ये आइन में तरमीम किए बगैर हो नहीं सकता है, अगर हम ये फैसला करते हैं कि ये गैर आइनी है, तो फिर इलेक्शन कमीशन की जो रिव्यू पिटीशन है उस पर आर्गुमेंट्स मुकम्मल हो गए थे, फिर हमें उस पर फैसला देना पड़ेगा। तो इन दोनों को यकजा करके सुना और आज आखिरी आर्गुमेंट सुनने के बाद उसको रिजर्व कर लिया। अब इस पे 2 ऑप्शंस हैं, सीधी सीधी वाली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। या स्टे ऑर्डर हो सकता है, नहीं, या स्टे ऑर्डर हो सकता है या सेटिसाइड हो जाएगा ना, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो जाएगा, और उसके बाद साथ ही इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन के ऊपर फैसला आ जाएगा। अगर ये फैसला आता है कि जनाब रिव्यू पिटीशन बिल्कुल दुरुस्त है, जिसका इम्कान कम है क्योंकि उसको लोकल स्टैंड ही नहीं था। पहले इलेक्शन कमीशन कहता रहा कि हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं, हमें ये वजारत खजाना पैसे दे दे और वजारत दिफा नफरी दे दे, और ऑल ऑफ सडन उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो इलेक्शन करा ही नहीं सकते, हमें ये सब कुछ दे भी दे तब भी नहीं करा सकते। बल्कि यहां तक कहा ड्यूरिंग कोर्स ऑफ आर्गुमेंट्स उन्होंने कहा अब तो 8 अक्टूबर का इलेक्शन भी आप भूल जाएं। ठीक है। उसमें बड़ा हैरान हुए कोर्ट के भाई आपका काम फिर क्या है कि अगर आपने इलेक्शन ही नहीं कराना तो फिर आप इलेक्शन कमीशन किस लिए बैठे हो? तो नया ग्राउंड तो आप रिव्यू में ले नहीं सकते क्योंकि अपील तो ये है नहीं। तो मेरा ख्याल है कि फिर जब उनकी रिव्यू जिसका ज्यादा इम्कान है खारिज होती है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं आई, अगर इसका मतलब गवर्नमेंट ने तो एक्सेप्ट कर लिया और साथ वायलेट भी कर लिया जजमेंट को। अब अगर ये डिस्प्यूट आती है तो फिर अगला स्टेप होगा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द डिलिंक्वेंट पर्संस, जिन जिन लोगों ने उस 14 मई के 4/4 वाले फैसले में जिसके जरिए ये कहा गया था कि 14 मई को इलेक्शन कराएं, जिसमें कहा गया था कि फंड्स भी दें, जिसमें कहा गया था आप नफरी भी दें, और जो जो इसके रास्ते में रुकावट बना है उनके खिलाफ फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाए। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब हो सकते हैं, उसमें जो है इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमीशन हो सकते हैं, फिर वजीर खजाना हो सकते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, और फिर वो लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का मजाक उड़ाया, उसकी तज़हीक की, जो वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, इवन पार्लियामान के अंदर भी करते रहे। पार्लियामान में भी देखें और करारदाद पास की, वहां पे नहीं, करारदाद को शायद वो ना हो क्योंकि करारदाद की लैंग्वेज कंटेम्प्चुअस नहीं थी, लेकिन जिसने कंटेम्प्ट की, देखे ना सुप्रीम पार्लियामान में भी उस प्रोसीडिंग्स को एग्जेम्पशन है, इंडेमनिटी है जो लॉफुल हूं, क्योंकि आर्टिकल 68 कहता है कि आप जज के कंडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। आपने जब जजेस का नाम ले लेके उनकी तस्दीक की तो वो तो आर्टिकल 68 की वायलेशन है, गैर आईनी इकदाम था। तो आर्टिकल 69 ये कहता है कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट शैल नॉट बी चैलेंज।
वो तो आपका कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ वाला फैसला, दोस्त मोहम्मद ज़ारी की रूलिंग के खिलाफ वाला फैसला, कि हर उस आईनी अच्छा, एक सवाल है अदरवाइज नहीं। सवाल आपके पास छोड़ के ब्रेक लूंगा। सवाल सिंपल है कि यूं महसूस होता है कि अब अगर ये आने शुरू हो गए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत फंस जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बच जाएगी सारे काम। एक छोटे से ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे शोएब साहब फरमाइएगा कि नून लीग सारी फंस नहीं जाएगी सारे इशू में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकल जाएगी और अगला इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ? देखिए, ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बात यह है कि जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तस्दीक की है, उसको स्कैंडलाइज किया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल किया है, उनकी तस्वीरें लगा के, अगर आप इस बैकग्राउंड में आप चले जाएं, इमरान खान की पिछले साल मैडम जज साहिबा का नाम लेके कहा मैं लीगल एक्शन लूंगा, मैं उनका वकील था उस केस में, जब हम हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान केस को सुन रहे थे, तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब को जब ये कहा इमरान खान ने, कहा कि जनाब मैंने तो लीगल एक्शन की बात की थी, उन्होंने कहा हम मान लेते हैं कि आपने लीगल एक्शन की बात की थी, लेकिन चूंकि जलसे में कहा था, नाम लिया है, इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर उस प्रेसिडेंट को सामने रखा जाए और फिर इनकी तकरीरें, इनके प्रोग्राम, यहां तो सिर्फ ये नहीं है। अच्छा, इसमें एक और नुकता भी है कि मतलब मियां नवाज शरीफ साहब ने आना था इस बिल के तहत, और अब अगर इसको स्टे कर दिया जाता है या इसको उड़ा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाए कि ये कानून ही नहीं है, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब भी नहीं आ सकेंगे और इधर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस शुरू हो जाएगा। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो होनी है। अगर इस निजाम इंसाफ को बरकरार रखना है तो कंटेम्प्ट होनी है, इसलिए कि अगर गरीब आदमी के खिलाफ आप फैसला करें तो 1 घंटे में आप इंप्लीमेंट करा दें। एक बड़े आदमी या बड़े ताकतवर लोग हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट कहे जी हम इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, फिर जो हम जैसे लोग हैं फिर वो कहां जाएंगे। लेकिन एक बात इन केसेस के नतीजे में जो नवाज शरीफ साहब को है, एक और जो असल उनके रास्ते में रुकावट है वो है वो अल अजीजिया केस में उनकी कन्विक्शन, एमएनफी डिपार्टमेंट वाले इशू पे उनकी कन्विक्शन। जब तक वो आते नहीं हैं, क्योंकि उनकी अपील भी खारिज हो गई है, ही इज ए कन्विक्टेड एंड एब्सकॉन्डेड फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ लॉ। सही बात है डॉक्टर साहब, 2 चीजें याद रखें। एक तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आपका चलने लगा केस, दूसरा मियां नवाज शरीफ साहब आ नहीं सकते, नया आपके साथ एक खौफनाक सा काम होने वाला है, तो ये तो इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई लड़ेंगे। तो सर मैं ज़ेरे मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि जो मंजर कशी या मंजरनामा आपने मुस्तकबिल का पेश किया है, तो मैं तो समझता हूँ कि ये प्रोग्राम करने के साथ साथ आपको फालशाल भी भाई आंखें खोले हैं, हो क्या रहा देखें। मैं मशवरा दे रहा हूँ आपको, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आंखें खोले शुरू करें। आपने तो ऐसे मंजर कशी की है कि जैसे कोई फिल्म आपके मतलब पर्दा स्क्रीन पे चल रही है और मुस्तकबिल की आप देख रहे हैं। बहरहाल दिस वाज ऑन अ लाइटर साइड। जो अल्फाज अभी शोएब शाहीन साहब ने कहे ना कि अगर इस निज़ाम इंसाफ को चल रहा है, तो मैं तो कहता हूं कि अगर ये जो मौजूदा पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है ना, इसको चलने से बेहतर है कि ये ना चले। तो कोर्ट्स बंद कर दें आप। नहीं, कोर्ट्स कानून पास कर रहे हैं आपने, प्रैक्टिकली तो बंद ही किया हुआ है ना, और बंद कर रहे हैं। इसके अंदर जब तक आप यकीनी नहीं बनाएंगे इस बात को कि ये निज़ाम इंसाफ लोगों को इंसाफ दे रहा है, तो हम इसको दोनों हाथों से सलूट करेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। वैसे शजीर से ये फरमाइए सही है, बता दूं कि इस वक्त इस निज़ाम इंसाफ से ना लोगों को वक्त पे इंसाफ मिल रहा है, ये कई दफा बातें हो चुकी हैं। आम पब्लिक की बात देख लें, उन लोगों की बात देख लें कि जिन्हें आपने एक मखसूस हालात में मखसूस लोगों को टारगेट, जैसे मियां नवाज शरीफ को टारगेट किया गया और इस निज़ाम इंसाफ ने उनको इंसाफ न देते हुए उन्हें एक ऐसे केस में नाअहल किया बतौर वज़ीर आज़म। सर जो भुट्टो साहब को जो प्लेयर ही नहीं थी, भुट्टो साहब वाला देख जो जुल्म भुट्टो साहब के साथ हुआ ना सर, इसी पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है, इसी निज़ाम इंसाफ आपके सारे जुल्म एक साइड पे पीपल्स पार्टी के साथ होने वाले बिल्कुल सही बात है। ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसको इस निज़ाम रेक्टिफाई किया जाए कि लोगों को इस निज़ाम अदल को नवाज शरीफ साहब को ठीक करना चाहिए। इस निज़ाम अदल को आज जो आप मुख्तदर बैठे हुए हैं, आपने इतना खराब कर दिया है कि जज ये कहने पे मजबूर हो गए हैं। सिर्फ एक सेकंड सर, एक सेकंड मेरी बात तो करने दें, मुकम्मल करने दें आप जवाब दें। जज ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि 5-5 दफा हम रिहाई देंगे, आपको रिहाई नहीं मिलेगी जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। शीरी मिजारी की मिसाल आपके सामने और तमाम लीडर्स की मिसाल सामने है। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है उस दिन ये पाक साफ दूध के टुकड़े हो जाते हैं। और इस बात को उस दिन मानूंगा जिस दिन शोएब शाहीन साहब अंदर होंगे।
बैठ फिर रहे हैं ना। वो वकील हैं, वो क्यों अंदर हो गए? भाई ये पीटीआई है ना भाई, फिर ये कौन किसे पकड़ पीटीआई रहा क्या है? मतलब वकील है पीटीआई? आप मुझे बताएं क्या आप लतीफ खोसर साहब वकील हो गए आज से? मुझे बताएं शीरी मजारी को क्यों उठाया था प्रेस आपने? कॉन्फ्रेंस करें मुझे आप शीरी मजारी को क्यों उठाया था आपने? उसकी बेटी वकील है, आपने उसके थाना सेक्रेटरीट में उसकी बेटी के साथ तशद्दुद वो किया। बताए ना शीरी मजारी साहब तो शीरी मजारी ने तो कहा है साथ तशद्दुद हुआ है और उनकी बेटी मलैका के साथ बुखारी ने हुआ है। कहा है। जवाब दें सर मैं कंडेम करता हूं, अदालत के 2 जज साहबान ने ये अल्फाज या कहे, उनकी बेटी के साथ तशद्दुद हुआ है, मैं कंडेम करता हूं उसकी उसे। बेटी ने कहा है, वो बल्कि बताएंगी ना 2 जज साहबान ने ये कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि भाई हमारे पास क्या लेने आएगो, आपको अगर रिहाई चाहिए तो जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करो, हम तो आपको रिहाई दे देंगे लेकिन रिहाई नहीं मिलेगी मकसद आप कोर्ट से भी बता चुके हैं, लेकिन बात बातों का मकसद उतना ही होता है। ठीक है, तो क्या मेमन साहब के पास जाना है जितनी मैंने शजीर मेमन साहब कहा कि आप फाल निकालें, शजीर मेमन साहब को संजीदा ना लिया करें। अच्छा शजीर मेमन साहब, सवाल ये है कि एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है ना अब चलने लगा नून लीग पे, क्योंकि अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है ये फैसला और बिल, और या फिर इसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ जाता है तो एक सिनेरियो नया क्रिएट होगा। और दूसरा, आप डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आपने तैयारी कर ली है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई सिर्फ एक दूसरे की हरीफ होंगी, नून लीग तो अंदर होगी सारी। अच्छा, मुझे थोड़ा 2-4 मिनट दीजिए जावेद साहब, क्योंकि आपने 2 वक्फों तो मुझे टाइम नहीं दिया। मैं तो 2 चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। जो पहले हसन इकबाल साहब की मैंने बात की थी वो इसलिए क्योंकि हसन इकबाल साहब ने कल टीवी पे आके कहा कि थी आप जो ये बातें मीटिंगों में करें, जलसों में ना करें। तो हसन इकबाल साहब उन्होंने कहा था कि आपको मीटिंग में जब 10 दफा क्योंकि आप हमारी बात मानते नहीं हो तो फिर हम मजबूर करते हो कि भाई कि आप ये तो नहीं होता, आप जाती भी करो, हम चिल्लाएं भी नहीं, तो इसलिए हम टीवी पे आके या हमने किसी प्रोग्राम में आके वो बात करते क्योंकि आप नहीं करते। दूसरी बात, जो ये बात की मेरे प्यारे भाई तारिक चौधरी साहब ने, तो मैंने उनको इस बात की तायद की कि हम नहीं चाहते चीजें पब्लिकली आए, लेकिन अगर हमारे मसले उन मीटिंग्स में या कैबिनेट मीटिंग में जो अप्रोप्रिएट फोरम्स हैं उसमें हल होंगे तो कोई बात नहीं, नहीं होंगे तो डेफिनेटली हमें चलाना तो पड़ेगा। ये 2 चीजें थी। अब मैं तीसरी बात जो शोएब शाहीन साहब ने की, शोएब शाहीन साहब ने कहा कि जजेस के फैसलों पर तनकीद आप कर नहीं सकते, जजेस को स्कैंडलाइज कर नहीं सकते, उनके कंटेंट पर बात नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं, शोएब शाहीन साहब बहुत समझदार वकील लगते हैं, कि अगर साकिब निसार जैसा आदमी जो शख्स इमरान खान को अमीन का सर्टिफिकेट दे दे, उस पूरे पाकिस्तान के घर गिरा दें ये लोग और बोलेंगे जी कि इमरान खान का जो घर है उसको रेगुलराइज करो, उसके बदले पीटीआई की टिकटें मिले और वो बेचता फिरे, और आप मुझे बोले मैं साकिब निसार जैसे एक क्या उस जैसे शख्स को मैं तनकीद ना करूं, तनकीद करूंगा, तो जिसको कंटेम्प्ट करना है कर ले, भले शोएब शाहीन साहब जाके हमारे खिलाफ पिटीशन दाखिल कर ले। जो शख्स टिकटें बेचता है पार्टी की, पीटीआई की टिकटें बेचने का मकसद ये नेक्सस साबित नहीं होता। आप जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते हो आपको सामने नहीं आएगा कि जी नेक्सस साबित हो रहा है। या जिस तरह पीआरटी केपीके में जिस तरह हमारे चीफ जस्टिस साहब ने स्टे ऑर्डर दिया था, मुझे मंतक तो समझाएं, या आपका कासिम सूरी केस को जो स्टे ऑर्डर में मंतक समझाएं। आप कह रहे हैं कि जी हम लोग बात ना करें कंटेक्ट में, आप एक पार्टियों को जेलों में डालते रहे, एक पार्टियों को आप जो है उनके कैरेक्टर एक्सेसरेशन करते रहे, कोर्टों में बुला के आप उनको जलील ख्वार करते रहे, और कुछ पार्टियों को फरिश्ता बना के साथ को अमीन जैसे नौज बिला अब लकब इस तरह के लोगों को आप नवाजना शुरू कर दें। आप वो लोग तनकीद नहीं कर सकते, या हम लोग वो चुप करके बैठ जाएंगे, या हम कंटेम्प्ट से डरेंगे कि हमें खुदा कोई कंटेम्प्ट का डर या कोई चीज नहीं है। अब हम 100 दफा कंटेम्प्ट करा दें, कंटेम्प्ट करने जवाब लें शोएब साहब से, शोएब साहब जवाब दें। देखिए पहली बात तो यह है कि जब कोई जजमेंट आ जाती है ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, आप उस पर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि जज का नाम ले लेके उसको गालियां पड़ें। पहली बात तो यह है कि अब जब ऑडियोस आएंगी तो उसके बाद इशू भी बनेगा ना सर, रिएक्ट तो करेंगे साहब। पहली बात तो यह है कि जहां तक ऑडियोस की बात है, मुझे ये बताएं पहले तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या होगी, और उसके लिए पहली बात यह है कि ये ऑडियो बनाता कौन है, किसके पास ये कैपेसिटी है, और वो कैपेसिटी लॉफुल तरीके से वो कर रहा है या अनलॉफुल तरीके से कर रहा है। एक सवाल आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करने का हक है। मैं बता देता शदीद साहब का एक नुक्ता, ये शदीद साहब फरमाइएगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, शदीद साहब फरमाइए। मैं चाह रहा हूँ कि शोएब साहब ये मेरे सवाल का जवाब उसमें ऐड कर दें। उस ऑडियो पे साकिब निसार ने कोई मना नहीं किया कि ये ऑडियो हमारी नहीं है, ये मेरे बेटे की नहीं है। उसने कहा कि मैं तो अब प्राइवेट आदमी को मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाई प्राइवेट आदमी हो सकता है, तुम टिकट कैसे पार्टी की बेच सकते हो? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि तुमने एक शख्स को
आउट ऑफ द वे फेवर दिया, उस जैसे झूठे मक्कार शख्स को, बेईमान शख्स को आपने सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिया, जो बंदा आपने आज तक पूरे पाकिस्तान को अपनी फैमिली के नंबर नहीं बता सके कि मेरे डिपेंडेंट कितने हैं, उस जैसे मक्कार शख्स को आपने बना दिया सादिक और अमीन, उसके घरों को रेगुलाइज कर दिया, उसके बदले में रिवॉर्ड में आपको पार्टी की टिकटें मिल रही है और वो आप बेचते फिर रहे हो। तो मैं साकिब निसार का नाम लेकर नहीं बदनाम उसको कर सकता, और उसने डिनाई नहीं किया उस ऑडियो को। ठीक हो गया फैसला, आपने गुज़ुसुरी फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आपके अहले खाना को और किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।